आज के हमारे एपिसोड की शुरुआत होती 14 साल के बच्चे से, जो कि दिखने में क्यूट पर हरकतों से शिनचैन की तरह हरामी होता है। ये नाचते हुए गा रहा होता है। ओए ओए गोरिल्ले, कहाँ भाग गया है तू? इतनी मसल्स फुलाने का क्या ही है फायदा जब फट गई है तेरी एक 14 साल के बच्चे से। क्या तू है एक नाजुक सी कली जो छुपा बैठा है लड़ने की बजाय? मुझे और इंतजार ना करा और यहाँ के मुझसे भिड़ जा, वरना जंगल की राजा का किताब छोड़, क्योंकि तुझे अब से कोई जंगल की रानी भी ना बुलाएगा। बच्चे का गाना सुन के यहाँ पे गोरिल्ला आ जाता है और फिर शुरू हो जाती है इन दोनों के बीच एक घमासान लड़ाई, जिसमें गोरिल्ला का पल्ला भारी होता है और कम से कम उसको खुद को तो ऐसा ही लगा होता है, क्योंकि लड़ाई के दौरान वो बच्चे पे एक भी अपना अटैक लैंड नहीं कर पा रहा होता। बाबू, आप मुझे हिट क्यों नहीं कर पा रहे हो? क्या आप अपने मोटे से शरीर का शिकार हो, जिसकी वजह से आप ढंग से हिलडुल नहीं पा रहे हो? बच्चे का ताना गोरिल्ला के तन बदन में आग लगा देता है, क्योंकि गोरिल्ला की बॉडी, गोरिल्ला की मसल्स ही उनकी प्राइड होती हैं और कम से कम होती थी 14 साल के बच्चे के ताने से पहले। इसी वजह से गोरिल्ला नाराज हो जाता है और गुस्से में बच्चे को आसमान में उठा फेंकता है, ताकि नीचे गिरते समय ग्रेविटी से उसका चूरमा बन जाए। पर आसमान में बच्चे को उसका पालतू जानवर शोनोसुके AKA टकला बाज बचा लेता है और उसकी मदद से बच्चा गोरिल्ला की बैंड बजा देता है। मम्मी! लड़ाई खत्म होने के बाद यहाँ पे बच्चे के बाऊजी और एक शेर भी चला आता है। ये शेर भी टकलेबाज की तरह इस बच्चे का पालतू जानवर होता है। और रही बात बाऊजी की, तो वो अपने बच्चे को एक जंगली गोरिल्ला से लड़वा के उसे ट्रेन कर रहे होते हैं। बाऊजी, आपने एकदम सही कहा था, ओपोनेंट का मजाक उड़ाने से वो लड़ाई का न्योता स्वीकार कर ही लेता है, चाहे फिर वो एक जानवर ही क्यों ना हो। और बच्चे की इस बात से हमें पता चलता है, अगर बच्चा शिनचैन है तो बाऊजी र्योत्सु हैं। पर बच्चे और बाऊजी का हैप्पी मोमेंट ज्यादा देर के लिए नहीं चलता, क्योंकि एक गोरिल्ला की धुलाई करती यहाँ पे उसके भाई बंधु आ जाते हैं अपने साथी की हार का बदला लेने के लिए। पर बाऊजी इस सिचुएशन में भी ना डरते हैं और ना ही घबराते हैं और अपने बच्चे को स्वॉर्ड्समैनशिप की सीक्रेट टेक्निक नंबर 001 का इस्तेमाल करने के लिए कहते हैं, और वो होती है बिना पीछे देखे यहाँ से दुम बचा के नॉन स्टॉप भागना। भागते भागते बाऊजी और उनके बेटे को 1 किलो से भरा हुआ कंटेनर मिल जाता है, जिसमें ये छुप के सभी गोरिल्लाओं को चकमा दे देते हैं और अपने आप को मिस्टर इंडिया समझने लगते हैं। पर इन बेवकूफों को कौन समझाए, फ्रूट्स कंटेनर के अंदर नहीं उगते, पेड़ पौधों पे उगते हैं। अगर फ्रूट्स कंटेनर में हैं तो इसका सिर्फ एक ही मतलब है कि वो कहीं शिप होने वाले हैं। इसी वजह से ये दोनों बेवकूफ भी इन केलों के साथ ही किसी न किसी एक सिटी में शिप हो जाते हैं। एयरपोर्ट पे हमारी मुलाकात होती है सायाका माइन से, जो कि अपने बाऊजी का इंतजार कर रही होती है, जो कि एशिया की केंडो चैंपियनशिप जीत के आ रहे होते हैं। जिसको नहीं पता, केंडो का मतलब होता है तलवारबाजी। पर पूरे एशिया में सबसे बड़े टूर्नामेंट में जीतने के बाद भी इस छम्या के बाऊजी की भूख नहीं मिटी होती और इनका लाइफ लॉन्ग टारगेट होता है केंजुरो कुरागाने को हराना, जो कि अपने शैतान बच्चे के बाऊजी होते हैं। बाप बेटी के मेल मिलाप के बाद अब एंट्री होती है दोनों पागल बाप बेटे की, जो कि एयरपोर्ट पे सभी सिक्योरिटी पर्सनल्स को धोते हुए आ रहे होते हैं। कारण बड़ा ही सिंपल होता है, एरोप्लेन में ट्रैवल करने के लिए टिकट चाहिए होती है, जिसका लगता है पैसा। पर ये होशियार फ्रूट कंटेनर के साथ साथ बिना टिकट लिए ही एरोप्लेन में चढ़ गए होते हैं। अब सिक्योरिटी गार्ड्स का बस इतना सा कहना होता है, तुमसे गलती हो गई, हमने मान लिया, कोई बात नहीं, लाओ अब टिकट का पैसा दे दो। पर बाऊजी का मानना होता है फ्लाइट में ट्रैवल करने का पैसा दिया जाता है, फ्लाइट में ट्रैवल करने के बाद का बात का पैसा। इसी वजह से वो दोनों सभी सिक्योरिटी पर्सनल्स को धोते हुए यहाँ से निकल रहे होते हैं और धोते धोते बच्चे की मुलाकात होती है सायाका माइन के पिता श्री से। पर बच्चा उनको भी धो पाए उससे पहले उनकी बेटी उनको बचाने के लिए मैदान में कूद पड़ती है और फिर इन दोनों की लड़ाई शुरू होने से पहले शुरू होता है इन दोनों का इंट्रो। मैं हूँ याइबा कुरुगाने, एक समुराय। मैं हूँ सायाका माइन, एक प्यारी सी क्यूट सी लड़की शब्द सुनते ही याइबा एक छिचोर बन जाता है और सायाका को चेकआउट करने लगता है, जिसका प्रसाद उसे थोड़ी ही देर में मिल जाता है। इसने तो कहा था ये एक लड़की है, पर यह तो एक चुड़ैल निकली। याइबा और सायाका के इंट्रो के बाद केंजिरो बाबू अपनी सीक्रेट टेक्निक 001 का इस्तेमाल करते हुए उनकी ओर भागते हुए आ रहे होते हैं और इसी बीच केंजिरो बाबू की मुलाकात उनके बचपन के फ्रेंड रायजो से हो जाती है। रायजो बोले तो सायाका के बाऊजी, और फिर केंजिरो सभी को पकड़ के एक टैक्सी पकड़ लेता है। टैक्सी वाले बाबू, गड्डी में 5वां गियर डाल दो अगर हमारे साथ सलाखों के पीछे बंद नहीं होना चाहते हो तो। क्या? गड्डी में 5वां गियर डाल दो अगर हमसे टिप चाहते हो तो। ओह,
और कुछ इस प्रकार से हम सभी तुरंत प्रभाव से इस मेंशन में आ जाते हैं। याइबा, आज से ये है तेरा नया घर, जा जी ले अमीरों वाली जिंदगी। केंजिरो, वो उसका नहीं मेरा घर है। क्या तेरा क्या मेरा राइजो, सब ऊपर वाले की देन है। नहीं बे घन चक्कर, मैंने इस घर के 150 करोड़ दिए हैं। पर याइबा को बड़ों की बातचीत में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, उसे इंटरेस्ट होता है तो अपनी नई अमीरों वाली जिंदगी में। इसी वजह से वो बिना किसी और देरी के अपने नए घर में घुस जाता है, जहाँ पे उसकी मुलाकात होती है एक 60 साल की बुढ़िया से। ओए बच्चे, ये अमीरों का घर है, कोई धर्मशाला नहीं जो तू यहाँ पे बिना इजाजत के चला रहा है। ओए घूसट बुढ़िया, तेरी उम्र परलोक सुधारने की है, ना कि मेरे से सवाल जवाब करने की। जा और शांति से जाके किसी कब्र में लेट जा। क्या कहा तेने? के दादी अम्मा अपनी छड़ी बाहर निकाल लेती हैं और याइबा को प्रसाद देने ही वाली होती हैं कि उतने में यहाँ पे उसका बाप भी चला आता है। केंजिरो, तू यहाँ पे क्या कर रहा है? दादी अम्मा मेरी छोड़ो, आप यहाँ पे क्या कर रही हो? आपकी बढ़ती उम्र देख के तो मुझे पक्का लगा था अब तक तो आप परलोक सिधार गई होंगी। और अपने इस डायलॉग से केंजिरो कंफर्म कर देता है याइबा उसका ही खून है। फिर केंजिरो फूजी से एक घूसट बुढ़िया से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता है कुछ दिनों के लिए याइबा को पालने की, जिसके लिए घूसट बुढ़िया एक छोटी सी शर्त रखती है। अगर याइबा को यहाँ पे रहना है तो उसे उनके डोजो में से किसी भी एक केंडो आर्टिस्ट को हराना पड़ेगा। बुढ़िया की यह शर्त केंजिरो हंसते हंसते स्वीकार लेता है और इतना ही नहीं, वो पूरे डोजो से सबसे ताकतवर केंडो आर्टिस्ट को ढूंढ के अपने बेटे का अपोनेंट बना देता है। बेवकूफ, वो मूटो है हमारे डोजो का सबसे ताकतवर केंडो आर्टिस्ट। तू अपने बेटे के रहने के लिए घर खोज रहा है या उसे बेघर होते हुए देखने के लिए तरस रहा है? हा। अब कुछ नहीं हो सकता केंजिरो, याइबा के लिए अपोनेंट तेने खुद नहीं चुना है, अब नतीजा भी तुझे खुद को ही भुगतना पड़ेगा। और कुछ इस प्रकार से याइबा का अब सामना होने वाला होता है माइन फैमिली के डोजो के सबसे खूंखार केंडो मार्शल आर्टिस्ट से। मैच शुरू होने से पहले दादी अम्मा याइबा को केंडो का गियर ऑफर करती हैं ताकि बच्चे के चोट ना आए, पर बच्चा उनकी बात को टालते हुए कहता है पापा जी कहते हैं गियर की उनको जरूरत होती है जो कमजोर होते हैं। ओए 1.5 फुटिए, मैंने भी गियर पहन रखा है, क्या मैं तेरे को कमजोर लग रहा हूँ? केंजिरो, तेरा बच्चा उल्लू का पट्टा है, तेने इसका मोटा लाइफ इंश्योरेंस करा रखा है क्या जो तू इसे ऐसी सलाह दे रहा है? मुझे मेरा प्रोटीन लेने दे रहा है, सो ज्ञान लेने की मेरी उम्र अब जा चुकी है। ओए केंजिरो, वो मेरी बाटली है क्या? मैं उसको अपनी आज की रात रंगीन बनाने के लिए लाया था, अपनी कोंडो चैंपियनशिप की जीत का जश्न मनाने के लिए लाया था। और इसी के साथ अब शुरू होता है याइबा और मूटो के बीच केंडो मैच शुरू होते ही याइबा एक के बाद एक जोरदार हिट मारता है, पर मूटो उसके हर एक दाव को डॉज कर लेता है। फिर आती है बारी मूटो की अटैक करने की और वो याइबा को समझा देता है जानवरों के साथ मुकाबला करने में और इंसानों के साथ मुकाबला करने में दिन रात का अंतर होता है, क्योंकि इंसान जानवरों की तरह अंधाधुंध नहीं लड़ते, वो अपने ओपोनेंट्स के हर एक वार को डॉज करते हैं और सही समय आने पे यानी कि ओपनिंग मिलने पे अपने ओपोनेंट्स की बैंड बजा देते हैं। फिर याइबा को अपने बाऊजी की बात याद आती है, अपने अपोनेंट्स को देख के उन पे वार मत करो, उनको महसूस करके अपने इंस्टिंक्ट से उन पे वार करो, इससे तुम्हें उनके वार करने से पहले ही पता चल जाएगा कि वो क्या करने वाले हैं और तुम उनकी बैंड बजा दोगे। और फिर याइबा यही करता है और उल्टा घूम जाता है। उसको देखने पे लग रहा होता है बच्चा सठिया गया है, क्योंकि फाइट के दौरान कौन ही अपने अपोनेंट से अपना ध्यान हटाता है। और यही सोच के मूटो अपना सबसे डेडली अटैक याइबा पे लॉन्च कर देता है और फिर भड़ाम, मूटो की तरफ से नहीं याइबा की तरफ से। मूटो के हारती सभी शॉक हो जाते हैं और याइबा को रहने के लिए एक नया घर मिल जाता है। पर इस डोजो में आज के दिन सबसे आश्चर्यजनक बात मूटो की हार नहीं, उसका कैप्चर हो जाना होता है। याइबा, तू मूटो के साथ क्या कर रहा है? वही जो मैं हमेशा अपने अपोनेंट के साथ जंगल में करता हूँ, पहले धोना, फिर उसको ग्रिल्ड करना और आखिर में अपना पेट भर लेना। बेवकूफ, वो जानवर नहीं इंसान है और ये अमेज़न्स की जंगल नहीं जापान है। और इसी के साथ आज का दिन बीत जाता है और अगले दिन की सुबह होती है एक अच्छे से ब्रेकफास्ट के साथ। पर याइबा को भोजन देने से पहले सायका उससे उसके पालतू शेर के बारे में पूछती है और फिर शुरू हो जाता है याइबा का फ्लैशबैक। एक दिन मैं नाश्ते पानी के लिए मछलियों का शिकार कर रहा था, पर यह बाघ उस दिन मेरे शिकार पे निकला था। पर जब इसने मेरा शिकार करने की कोशिश करी तो मैंने इसकी ताकत के साथ साथ इसकी नलची भी फोड़ दी और अपने लिए सिर्फ नाश्ते पानी का ही नहीं, दोपहर और रात के खाने का भी इंतजाम कर लिया।
पर मुझे बाद में पता चला ये बाघ मुझे खाने नहीं आया था, मेरी मदद करने आया था और इसने मुझे एक के बाद एक मछलियां तालाब से बाहर निकाल के दे दी और इसकी काबिलियत और फ्रेंडशिप वाला स्वभाव देख के मैंने इसे अपना पलटन बना लिया। तब से केशटोरा AKA शेरू मेरा फ्रेंड स्लैश पालतू जानवर है। याइबा की स्टोरी के बाद राइजो को उनकी नौकरानी एक चिट्ठी लाके देती है जिसपे लिखा होता है, मेरे बच्चे का ख्याल तो तुम लोग रख ही लोगे, फिर मेरा यहाँ पे क्या ही काम, इसलिए मैं तो चला छुट्टी मनाने, केंजिरो। और कुछ इस प्रकार से याइबा इन लोगों की जिम्मेदारी बन जाता है। फिर सायाका अपने स्कूल के लिए निकलती है और याइबा किसी पालतू कुत्ते की तरह उसका पीछा करता है। कहने की बात तो है नहीं कि सायाका अपने साथ याइबा को स्कूल लेके नहीं जाना चाहती थी, इसी वजह से उसके दिमाग में खुराफाती आइडिया आता है और वो याइबा को डराने की कोशिश करती है, कहते हुए कि स्कूल एक डरावनी जगह है जहाँ पे मॉन्स्टर्स और ताकतवर लोग रहते हैं जो कि तुझ जैसे चिलगोजे को नाश्ते में कच्चा चबा के खा जाते हैं। पर बेवकूफ सायाका भूल गई होती है कि याइबा भी गोकू की ही तरह संकी है और उसे ताकतवर अपोनेंट से लड़ने में मजा आता है। इसी वजह से उसकी स्टोरी उसी के खिलाफ काम कर जाती है और याइबा उसके साथ फेविकोल की तरह चिपक जाता है। स्कूल पहुंचते ही याइबा की सबसे पहले मुलाकात होती है सायाका की फ्रेंड्स के साथ, जो कि छोटे से क्यूट से बच्चे को देख के बड़ी खुश होती हैं। पर सिर्फ वही नहीं, याइबा भी उन्हें देख के बड़ा खुश होता है। लड़की, छमिया, सुंदरिया। और याइबा की इस कांड की वजह से उसे कल की तरह आज भी प्रसाद मिल जाता है। फिर सायाका उसको अपने स्कूल के केंडो क्लब में ले आती है और उसे यहाँ पे चुपचाप 5 मिनट वेट करने के लिए बोलती है जब तक कि वो अपने कपड़े चेंज नहीं कराती। पर याइबा कहाँ शांति से बैठने वाला था, वो तो सायाका के साथ गर्ल्स के ड्रेसिंग रूम में घुस गया था। यो सेक्सी सेक्सी लेडी, जरा घूम तो सही, जरा घूम तो सही। याइबा के इस कांड से सायाका नाराज हो जाती है और उसको ड्रेसिंग रूम के बाहर निकाल फेंकती है। पर याइबा समझ नहीं पा रहा होता कि उसने गलत किया तो क्या किया, क्योंकि उसके बाबूजी ने उसे सिखाया होता है लड़कियों की तारीफ करने से और उन पे ऐसे कमेंट पास करने से उन्हें खुशी मिलती है। अब याइबा को कौन बताए, उसके बाबूजी तो खुद की छिछोरा गिरी को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे थे। ड्रेसिंग रूम से बाहर धकेले जाने के बाद याइबा वापस से केंडो के प्रैक्टिस रूम में पहुंच जाता है जहां पे उसकी मुलाकात होती है एक बोल्डी से। पर याइबा के लिए आश्चर्यजनक बात होती है कि ये बोल्डी बिना उसको एहसास होने दिए उसके पीछे एकदम से आ गया होता है और ये उसके साथ जिंदगी में पहली बार हुआ होता है। अर्थात याइबा की स्ट्रॉन्ग अपोनेंट को खोजने की तलाश यहाँ पे पूरी हो जाती है और वो बोल्डी को फाइटिंग मैच के लिए चैलेंज कर देता है। इतने में यहाँ पे सायाका भी आ जाती है और याइबा को समझाने की कोशिश करती है कि ये बोल्डी, मेरा मतलब ये कोंडो प्लेयर एक नेशनल चैंपियन है। पर सायाका की बात सुनने के बाद भी याइबा टस से मस नहीं होता। पर याइबा के चीखने चिल्लाने से आखिर होता ही क्या है, क्योंकि बोल्डी महाराज तो बच्चे के साथ फाइट करने के लिए साफ साफ मना कर देते हैं, जिसे सुन के याइबा अपने बाबूजी की सिखाई हुई टेक्निक नंबर 002 का इस्तेमाल करता है। टकले की फट गई फट गई फट गई, टकला डर के भाग रहा है भाग रहा है भाग रहा है। जी हाँ, इस टेक्निक में अपने अपोनेंट का माथा चोक करके उसे लड़ने के लिए उकसाया जाता है और ये टेक्निक याइबा ने इस एपिसोड की स्टार्टिंग में भी यूज की थी एक गोरिल्ला पे। याइबा की ये टेक्निक बोल्डी पे भी काम कर जाती है और इनकी फाइट शुरू हो जाती है। पर याइबा पहली स्ट्राइक में अपनी स्टिक खो बैठता है और ये मैच हार जाता है। एपिसोड खत्म होने से पहले ये दोनों एक दूसरे को अपना इंट्रो देते हैं। मैं हूँ याइबा कुरुगाने और तू कौन है बे टकले? मैं हूँ टाकेशी ओनी मारू और तेने अगली बार मुझे टकला कहा तो तेरी मौत।